हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिराज गुप्ता। आप देख रहे हैं फिजिक्स एकेडमी। आज मैं लेने वाला हूं फिजिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का है, जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। इस चैप्टर का एमएससीटी में सबसे हाई वेटेज है, 12% है। ये चैप्टर हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं सबसे पहले इसी चैप्टर को उठाया हूं आपके लिए। हम समझते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम ऐसे कौन से टॉपिक को स्टडी करेंगे, तो एक बाय एक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा, सबको पता है कि नंबर ऑफ मोल, सबको पता है नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल के लिए हम दो फॉर्मूले यूज करते हैं। कितने फॉर्मूले यूज करते हैं हम? दो फॉर्मूले यूज करते हैं। एक होता है आपका गिवन मास अपॉन मोलार मास, एंड दूसरा होता है नंबर ऑफ मोल के लिए। नंबर ऑफ मोल को हम n से, स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कैपिटल N अपॉन Na। यहाँ पे जो आपका कैपिटल N होता है इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड यहाँ पे जो Na है इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। और एवोगैड्रो का जो वैल्यू होता है आपका 6.02 × 10⁻23 होता है। ये वैल्यू आपको याद रखना है। ये वैल्यू आपको पूरे न्यूमेरिकल्स में बहुत बार यूज होगा। तो इसे क्या करना है आपको, अच्छे से क्या करना है, इसको आपको रिमेंबर करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम बहुत सारे लॉ को डिस्कस करते हैं, और उस लॉ के ऊपर क्या होता है, अपने को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं एमएससीटी के ऊपर। तो उस सारे लॉ को मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसको देखना है अच्छे से। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट लेके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो गैसेस के बहुत सारे लॉ होते हैं। लॉ ऑफ गैसेस, ठीक है, इसमें हम बहुत सारे लॉ को पढ़ते हैं। आपने 11th में भी रीड किया होगा। ठीक है, आपने 11th में चैप्टर नंबर 10 आपका था। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। एंड 12th में भी आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3, जो चैप्टर का नाम यही है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। वहां से हम कुछ लॉज को लेंगे और उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपने पेपर के लिए याद रखना है, इनमें से जो जितना मैं बताऊंगा उतना आपको अच्छे से करना है, और यही आपके पेपर में सबसे ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो लॉ था आपका बोयल्स लॉ था, एंड दूसरा आपका लॉ था चार्ल्स लॉ, एंड तीसरा आपका था गैलिसॉफ लॉ, एंड फोर्थ आपका था एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि बोयल्स लॉ क्या होता है। जब भी हम बोयल्स लॉ की बात करते हैं, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। आपको बोयल्स लॉ में क्या होता है, आपका टेम्परेचर क्या होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं कांस्टेंट क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ये चीज आपको याद रखना है। बोयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहने वाला है, चार्ल्स में क्या कांस्टेंट रहने वाला है, गैलिसॉफ में कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट रहने वाला है, और एवोगैड्रो में कौन सा कांस्टेंट रहने वाला है। ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ग्राफ भी हम देखेंगे अच्छे से। तो बोयल्स लॉ में होता क्या है, आपका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर मतलब क्या हुआ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रेशर ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस इज inversely proportional to volume of gas. That means क्या बच्चों, P inversely proportional to 1/V। क्या होता है आपका V का inversely proportional क्या होता है, आपका P होता है। जब भी मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा। क्या लिखेंगे हम, PV इक्वल टू क्या होगा आपका, PV इक्वल टू क्या होगा आपका, कांस्टेंट। क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट। ये खाली एक गैसेस के लिए। अगर मान लीजिए आपको दो गैसेस दिया जाए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास क्या है, दो गैसेस हैं, तो उसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा। ये तो सिंगल गैस के लिए हुआ आपका, दो गैस के लिए क्या होगा आपका, फॉर टू गैसेस
फॉर टू गैसेस के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल टू क्या होगा, P2 V2। तो बॉयल्स लॉ में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको ये याद रखना है कि अगर आपको दो गैसेस दिया जाएगा तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, P1 V1 इक्वल टू क्या होगा, P2 V2। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसे हमें क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। अगर इसकी ग्राफ की मैं बात करूं यहाँ पे, इसका जो ग्राफ है बॉयल्स लॉ के लिए, तो हम ग्राफ दो से तीन तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले ग्राफ हम देखेंगे पीवी ग्राफ देखते हैं यहाँ पे, पीवी ग्राफ। अगर पीवी ग्राफ बनाओ, ठीक है, P वर्सेस V का, ठीक है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ जब बनाऊंगा तो कैसा ग्राफ होगा, यहाँ पे साइन कैसा, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ भी कौन सा होगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपका जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है ये ऐसे होता है। मतलब क्या होगा, अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। बोलो समझा कि नहीं समझा। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, होगा। देखो यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज, देखो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, देखो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। पहले यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे था और बढ़ाया यहाँ पे, तो वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और बढ़ाया और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, और प्रेशर को बढ़ाया और डिक्रीज हुआ। या तो इस तरीके से उसको याद रखो, तो इसको उल्टा कर दो। अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, अगर वॉल्यूम को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा आपका, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप उल्टा भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो, अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर, देखो अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर, देखो ये आपका वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा है, प्रेशर जो कितना कम है, ठीक है, और मैंने किया तो और एक क्या होगा आपका, नीचे आएगा। मतलब जैसे जैसे हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। देखो ऐसे अगर ग्राफ को इस तरीके से दिखा जाए, as decreasing the pressure volume of gas is increases। क्लियर हुआ सबको ये ग्राफ कैसा है, P वर्सेस V का ग्राफ है। अगर मान लो बोला था कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर मेरा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए और वॉल्यूम क्या होता है, चेंज होता है, तो वो ग्राफ कैसे बनाएंगे, सिंपल ग्राफ बनाएंगे। अगर आपका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है और वॉल्यूम क्या होगा आपका, चेंज होगा, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इसका मतलब क्या होता है, आपका प्रेशर तो कांस्टेंट है बट वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। देखो प्रेशर का वैल्यू सेम है बट वॉल्यूम का वैल्यू क्या है, बार बार चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर मान लो ये 1 है तो ये 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करके 4 पद होगा। क्लियर होगा। इसमें क्या आपका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगर मान लो ग्राफ बोला जाता है कि P वर्सेस 1/V, क्या बोलता है 1/V, ये ग्राफ कैसा होगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो ग्राफ भी कैसा बनेगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ओरिजिन से पास होगा। कैसे बनेगा, ओरिजिन से पास होगा। तो ये चीज हमें याद रखना है। यहाँ पे नंबर देखना आप किसके बीच में ग्राफ बना रहे हो। अगर P वर्सेस 1/V होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ होगा। अगर आपका P कांस्टेंट है, V चेंज हो रहा है, तो प्रेशर आपका कांस्टेंट होगा बट वॉल्यूम क्या होगा आपका, चेंज होते रहेगा। बट यहाँ पे देखो अगर P वर्सेस खाली V का ग्राफ है, इसमें दोनों आपका चेंज होगा। प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। मतलब एक को इंक्रीज करोगे तो दूसरा डिक्रीज होगा और दूसरे को इंक्रीज करोगे तो पहले वाला क्या होगा आपका, ठीक है, इंक्रीज होगा। बोलो समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ। तो इस लॉ में आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करना है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है आपका, कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। याद आया। बॉयल्स में क्या होता है, आपका जो प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल होता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है अपना, कांस्टेंट होता है। इसके लिए बॉयल्स में क्या आता है, आइसोथर्मल प्रोसेस आता है, जिसमें टेम्परेचर क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है और प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है आपका। आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको नोट्स लेके आऊंगा, यूज होगा। ठीक है, होगा स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं चॉस लॉ की। चॉस लॉ बच्चा होता क्या है, सिंपल सी बात याद रखना है। यहाँ पे आपका प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। प्रेशर क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट होता है। जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा तो बचा क्या आपके पास, वॉल्यूम बचा और टेम्परेचर बचा। इन दोनों के बीच में क्या है, इन्होंने रिलेशन बताया। कौन, अपने चार्ल्स चाचा ने। ठीक है, तो इनको हमेशा अच्छे से याद रखेंगे। इन्होंने कहा था एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर ऑफ गैस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
क्या लिखेंगे हम, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ gas is directly proportional to temperature of gas। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर ऑफ गैस। क्लियर हुआ। जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका V/T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट। तो इसको क्या करेंगे, ये तो आपका अगर एक गैस दिया है तो उसके लिए आप इसको यूज करोगे, बट हमें कितना गैस दिया जाता है, 2 गैस। तो उसके लिए जो मेरा फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो वो क्या होगा आपका V1/T1 इक्वल टू क्या होगा V2/T2। क्या होगा V2/T2। हमें न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूले अच्छे से याद करके रखना है और इसे भूलना नहीं है। यहाँ पे जो आपका V1 है वो इनिशियल वॉल्यूम है, यहाँ पे जो आपका V2 है वो फाइनल वॉल्यूम है, यहाँ पे आपका जो T1 है वो इनिशियल टेम्परेचर है और यहाँ पे जो आपका T2 है वो फाइनल टेम्परेचर होगा। ठीक है। अगर आपको 2 गैसेस दिया है तो वो एक गैस के लिए होगा V1T1, अगर दूसरा दिया है तो V2T2 होगा। इतना क्लियर हो सबको। अब देखो, अगर मुझे इनका ग्राफ बनाना है, VT ग्राफ, क्या बनाएंगे हम, VT ग्राफ। तो VT ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ क्या होगा इसका, VT ग्राफ V वर्सेस T का ग्राफ क्या होगा आपका, हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपका V होगा, यहाँ पे आपका T होगा और यहाँ पे क्या बोला गया है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो क्या होगा आपका सेंटर से ओरिजिन से पास होगा ऐसे स्ट्रेट। कैसे होगा, लीनियर होगा। कैसे होगा, लीनियर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपको वॉल्यूम इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपका वॉल्यूम भी क्या करेगा, इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे जो ग्राफ हो रहा है ना वो लीनियर वेरी कर रहा है। कैसे हो रहा है, लीनियर वेरी कर रहा है। एक के साथ दूसरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक को इंक्रीज करेंगे दूसरा अपने आप क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया ना। अब देखो यहाँ पे इस लॉ में हमको याद क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला याद रखना है और यहाँ से हमें ग्राफ याद रखना है। यहाँ से हमें फॉर्मूला याद रखना है और यहाँ से हमें क्या करना है, ग्राफ को अच्छे से याद रखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और ये रिलेशन आपको भूलना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और ध्यान क्या देना, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। जिस प्रोसेस में प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको हम, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। जब भी हम थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे तो थर्मोडायनामिक्स में हम सारे थर्मोडायनामिक प्रोसेस को स्टडी करेंगे। तो उसमें से एक प्रोसेस आपका आता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या, देखो यहाँ पे आइसो का मतलब होता है सेम। अब यहाँ पे देखो बार, यहाँ पे BAR लिखा है। बार क्या होता है, आपका प्रेशर का यूनिट होता है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, आइसो मतलब होता है सेम, अब बार मतलब होता है प्रेशर। सेम प्रेशर मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका प्रेशर क्या होता हो, कांस्टेंट। दैट मींस प्रोसेस इन व्हिच प्रेशर इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आइसोबारिक प्रोसेस। क्लियर हुआ। अब चौथ में क्या होता है, जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है। यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है आपको V वर्सेस T का, यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है आपका क्या होता है, P होता है। क्या होता है आपका कांस्टेंट, P होता है। राइट। तो ये आपको याद रखना है। चौथ लॉ में आपको एक ये याद रखना है। ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आपको प्रेशर है तो ये याद रखना है और यहाँ से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और ये ग्राफ आपको याद रखना है। हो सकता है आपको ग्राफ दे दिया जाए और पूछा जाए कि ग्राफ किसका है, कौन से लॉ का ग्राफ है, बॉयल्स लॉ का है, चॉर्स लॉ का है, या आपका गेरसोक लॉ का है, या आपका एवोगाड्रो लॉ का है। इस ग्राफ से आपको पता करना होता है कि लॉ कौन सा है। और एक चीज यहाँ से और क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके नोट्स के लिए यूजफुल हो। ठीक है, डन। अभी एक चीज यहाँ पे देखो आप लोग, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ले रहा हूँ, एक और सिलेंडर ले लेता हूँ। ठीक है, इनिशियल में इसका जो वॉल्यूम था वो V1 था। क्या था इसका, V1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, और टेम्परेचर T1 था। अब मैं क्या करूंगा, इसके हीट, इसको सिस्टम को मैं क्या करूंगा, हीट दूंगा। जब मैं सिस्टम को हीट दूंगा मतलब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पिस्टन क्या करेगा, ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और T2 की वैल्यू भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी।
और V2 की वैल्यू भी क्या हो गया आपका इंक्रीज हो जाएगा। दैट मींस क्या होगा, जब आपका टेम्परेचर कम था तो वॉल्यूम भी कम था, राइट। जब मैंने इस सिस्टम को हीट दिया, क्या किया मैंने, सिस्टम को क्या किया मैंने, हीट दिया, मतलब क्या होगा, इस सिस्टम के टेम्परेचर को मैंने क्या किया, इंक्रीज किया। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इसका वॉल्यूम भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो ये चीजें हमें आपको अच्छे से याद रखना है। कभी कभी ये पिक्चर के फॉर्म में भी आपको देता है कि ये कौन से लॉ को जस्टिफाई करता है। आपको इस तरीके से पिक्चर दे दिया जाएगा, यहाँ पे बोला जाएगा कि टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका वॉल्यूम मान लीजिए आपका 5 dm³ है, राइट। ये जस्ट एग्जांपल है। फिर यहाँ पे लिखा जाता है कि अगर मैं टेम्परेचर को 200 कर दूं और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, 10 dm³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 10 dm³ हो जाएगा। अब देखो, जब 100 था तो 5 dm³ था, 200 हुआ तो 10 dm³ हो गया। मतलब क्या हो रहा है, जैसे टेम्परेचर को मैंने डबल किया तो मेरा वॉल्यूम भी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके लिए टेम्परेचर को जैसे इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए और अच्छे से इसको। यहाँ पे मैंने डीएमक्यू बार-बार यूज कर रहा हूँ। क्या आपको पेपर में हमेशा डीएमक्यू करके दिया जाएगा, नहीं। अगर मान लो आपको देता है कि 1 लीटर, हम थोड़ा कन्वर्जन देख लेते हैं कि 1 लीटर को डीएमक्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर 1 लीटर हो तो इसको हम बोलते हैं 1 डीएमक्यू। क्या बोलते हैं इसको हम, 1 डीएमक्यू। ये आपको नोट करके लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको थर्मोडायनामिक्स, केटीसी और फिजिक्स से बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगा और केमिस्ट्री में तो बहुत काम आएगा। आप केमिस्ट्री में इसको यूज करते हो, बहुत काम आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 ml, 1 ml इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये कन्वर्जन हो गया। अगर मान लो मुझे लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या होता है, 1 डीएमक्यू करना है। तो आपको पता है कि जो डीएम, इसको बोलते हैं डेसीमीटर। क्या बोलते हैं, डेसीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻1 मीटर। 1 डेसीमीटर होता है 10⁻⁻1 मीटर। तो यहाँ पे क्या दिया है, डीएमक्यू दिया है। क्या दिया है, डीएमक्यू, मतलब 3 बार है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर। कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो हमें ये अच्छे से याद रखना है कन्वर्जन। बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, आपके प्रॉब्लम में सारे यूनिट एसआई के होते हैं और आपको दिए होते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में। हम उसे मीटर में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो न्यूमेरिकल का जो आंसर होता है वो रॉन्ग हो जाता है। तो हमें इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर मान लो आपको एटमॉस्फेयर में प्रेशर आ गया, एटमॉस्फेयर में देखो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू क्या होता है, 1 बार होता है, राइट। और 1 बार किसके इक्वल होता है, 1.013 into 10⁻⁵ पास्कल, राइट। और किसके इक्वल होता है ये, अगर पास्कल किया, मैं बात करता हूँ किसके इक्वल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 1.013 into 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये सारे कन्वर्जन आपको बहुत ही यूज होंगे पेपर में। तो हमें इस सारे यूनिट कन्वर्जन को अच्छे से रिमेंबर रखना है, ठीक है। इसको चाहिए तो किसी चीट पे लिख के, या आपके गमिंग स्टिकी नोट्स आते हैं उस पे लिख के अपने बुक के टॉप पे लगाओ, ताकि ये कन्वर्जन आप भूलो मत। क्योंकि इसके ऊपर आपके 7 से 8 क्वेश्चन बन सकते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 8 से 7 मार्क का है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कन्वर्जन को अच्छे से याद करना पड़ेगा। आपको केमिस्ट्री में भी यूज होगा, आपको फिजिक्स में भी यूज होगा। तो इट्स बेटर इसको आप क्या कर लो, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गैलिलियो लॉ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग फटाफट, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा बॉयल्स लॉ और हमने देखा चार्ल्स लॉ। यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था और यहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट था। हमारे पास 3 वेरिएबल थे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। यहाँ पे आपका टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, प्रेशर हो गया कांस्टेंट। अब बचा कौन, वॉल्यूम चाचा। तो वॉल्यूम चाचा को लिखेंगे यहाँ पे V। कौन बचा अपने पास, V बचा, वॉल्यूम। अब देखो गैलिलियो लॉ ने क्या कहा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या किया इन्होंने, कांस्टेंट कर दिया। और उन्होंने बोला एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। जब प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा तो यहाँ पे जो आपका डायरेक्टली साइन है उसको हम चेंज करेंगे इक्वल में। तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा
तो P इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन T हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट। इसको कब यूज करेंगे, जब आपको सिंगल गैस दिया होगा। अगर आपके पास 2 गैसेस होगा तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 अपॉन T2, क्या होगा P2 अपॉन T2। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना फॉर्मूले को, इसको भूलना नहीं है। ये हमारे लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है गेर्डसॉफ लॉ होता क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के, राइट। तो वो क्या जाएगा आपका P अपॉन T। देखो होता क्या है, इस T को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या होगा P अपॉन T हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और क्या होगा, देखो यहाँ पे कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाया है, ठीक है। अब देखो ये कब यूज करेंगे, जब आपको सिंगल गैस दिया होगा। हालांकि इसका बहुत कम यूज होता है, हमारा जो मेन पर्पस है इसको बताना है, क्योंकि इसका यूज हम बहुत यूज करते हैं और इसकी इस फॉर्मूले के ऊपर एमएससीटी के एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो P अपॉन T1 इक्वल टू क्या है, P2 अपॉन T2। मतलब फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना क्लियर। अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं, देखो इसमें ग्राफ कैसे होगा, V वर्सेस T, क्या होगा V वर्सेस T। तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें कौन सा साइन लगा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो ग्राफ भी कौन सा होगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो ग्राफ भी कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हिच इज पासेस थ्रू द ओरिजिन। कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है आपका V, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे आपका V। अब देखो एक कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका V कांस्टेंट होता है। देखो मैं आपको साइड बाय साइड में आपको थर्मोडायनामिक्स के थर्मोडायनामिक प्रोसेस के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जा रहा हूं, ताकि वहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो। और इन सब प्रोसेस में से एक या दो आपके पेपर में आपको जरूर मिलेगा। आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका वो भी क्या हो रहा है, क्लियर होते जा रहा है। अगर आपका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, जिस प्रोसेस में वॉल्यूम होता है कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको हम, आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आइसोकोरिक मतलब क्या होता है, आइसो मतलब सेम होता है, यहाँ पे कोरिक यूज किया गया, मतलब इसका मींस आपकी वॉल्यूम से होता है। दैट मींस क्या होगा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, राइट। अब देखो अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, अगर मेरा वॉल्यूम क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। अब उसको कितना भी वर्क करो कुछ फर्क होगा क्या, अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा वो चेंज होने वाला ही नहीं है, तो उस पर कितना भी वर्क करोगे उसका कोई मतलब नहीं होगा। दैट मींस क्या होगा, अगर आपका वॉल्यूम होगा कांस्टेंट तो वर्क डन भी क्या होगा आपका कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट, ठीक है। ये ग्राफ आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं पीटी ग्राफ। इसका ग्राफ भी कैसा होता है, P और T में रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली का होता है। तो कैसे पास होगा वो, ओरिजिन से पास होगा। कैसे होगा वो, ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, तो आप टेंशन मत लो, ठीक है। लास्ट बचा आपका एवोगैड्रो लॉ। क्या है आपका, एवोगैड्रो लॉ। और एवोगैड्रो लॉ में क्या होता है, मैं ये पार्ट पर रफ करता हूं थोड़ा, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिले लिखने के लिए। जब भी हम एवोगैड्रो लॉ की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दिमाग आपको ये लगाना है। देखो एवोगैड्रो को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। यहाँ पे n क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल। क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n भी होता है और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n भी होता है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे P भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n होता है और V भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n होता है। क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो चीज आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ में क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड आल्सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल। बट जब भी आपका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। जब आपका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होगा तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो ये बात का आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कब कौन सा कांस्टेंट है, कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हुआ, क्योंकि अगर इसको बोलोगे तो V आपका कांस्टेंट होगा, इसको बोलोगे तो आप P आपका क्या होगा, आपका
कांस्टेंट होगा। तो ये दो चीज आपको क्या करना है, मेंशन करना है और आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा, एक कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, एक कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक कांस्टेंट प्रेशर होगा। ये चीज आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। अगर इसके लिए फॉर्मूला बनाओ तो फॉर्मूला क्या बना सकता हूँ, P1/P2 इक्वल टू क्या होगा, N1/N2। अगर मैं V के टर्म में लिखूं तो V1/V2 हो जाएगा और N1/N2 हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड मास, ठीक है, गिवन मास, तो प्रेशर और गिवन मास की जब बात करेंगे, आपको पता है जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो होता क्या है, गिवन मास अपॉन मोलार मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो गिवन मास क्या होता है, m होता है, और मोलार मास क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल M। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, P और P1/P2 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे N1 और N2 दिया है। अगर मान लो दोनों गैस सेम है तो मोलार मास क्या होगा, सेम हो जाएगा, कट जाएगा, और नंबर ऑफ उसका वेट क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो वेट देखो, अगर वेट की बात करता हूँ, मास की बात करता हूँ, तो यहाँ पे M1 होगा और नीचे क्या होगा आपका M2 होगा। अगर बात करूं प्रेशर और मास के बीच में रिलेशन का, तो क्या होगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M होगा। M क्या होगा आपका गिवन मास होगा, राइट। अब P/P2 क्या हो जाएगा, M1/M2। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जितने मैंने डबल के लिए फॉर्मूले लिखे हैं वो आपको अच्छे से याद रखना है, और यहाँ पे आपको ये सब भी क्या करना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, अपने सारे फॉर्मूले को अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमने बात किया अभी तक बॉयल्स लॉ क्या होता है, इसमें टेंपरेचर कांस्टेंट होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। जब हम जॉस लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर होता है। गैस लॉ की जब हम बात करते थे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, राइट। जब हम एवोगाड्रो की बात करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल होता है, और जो वॉल्यूम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल होता है। जब प्रेशर की बात करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे आपका प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये चीज आपको क्या करना है, अच्छे से रिमेंबर रखना है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा और एक दो फॉर्मूला आपको बताऊंगा, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा सारा पार्ट का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर मैं बोलूं कंबाइंड गैस लॉ, इसके बाद हम पढ़ना है हमको कंबाइंड गैस लॉ। इसमें होता क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले के ऊपर आपको हर साल एमपीसीक्यू में 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है P1 V1 अपॉन होता है T1, और क्या होता है P2 V2 अपॉन क्या होता है T2। सिंपल सा है, अभी तक हमने यूज किया है, आप देख सकते हो। इसके अंदर जो आपका प्रेशर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, मतलब बॉयल्स लॉ आ गया। प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर होता है, मतलब यहाँ पे क्या आ गया आपका गेलुसॉफ लॉ आ गया। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर होता है, यहाँ पे कौन सा लॉ आ गया आपका, चॉल्स लॉ आ गया। मतलब ये जो फॉर्मूला है इसमें 3 लॉ यूज किया गया, कौन से, बॉयल्स लॉ, चॉल्स लॉ एंड गेलुसॉफ लॉ। तो हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से इसको याद रखना है। और यहाँ पे सबको पता है कि P फॉर क्या होता है, प्रेशर, P फॉर वॉल्यूम एंड T फॉर टेंपरेचर। एक किसके लिए है आपका, 2 गैसेस के लिए है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आइडियल गैस इक्वेशन, जब हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें जितने भी हम गैसेस लॉ पढ़े हैं उन सबको कंबाइन करके हम एक इक्वेशन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आपने पढ़ा था जो बॉयल्स लॉ होता है वो क्या होता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है V के, राइट। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बॉयल्स लॉ, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि जो आपका गेलुसॉफ लॉ होता है उसमें क्या होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है T, इसको हम बोलते हैं गेलुसॉफ लॉ, ठीक है। फिर हमने बात किया था जो आपका P होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स, जिसे हम बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। क्लियर हुआ। ये सब के सब P है और ये सब के सब क्या वेरी हो रहा है। अगर मैं इसको इक्वल करूं, अगर मैं इसको पूरे को तो क्या करूं, एक साथ लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं दोस्तों, इसको मैं
तो यहाँ पे आपका P हो जाएगा, P क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यहाँ पे क्या है आपका N, नीचे क्या होगा आपका V। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, PV इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, NT लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं NT। यहाँ पे आपका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन। जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो आपका है क्या कैपिटल आर। क्या होता है ये कैपिटल आर। तो कैपिटल आर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहाँ पे हमारे काम का चीज है ये फॉर्मूला है। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। दोस्तों देखो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशन, तो आपका आंसर होगा पीवी इक्वल टू एनआरटी। आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ गैस, जनरल इक्वेशन ऑफ गैस, तो भी आपका आंसर क्या होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं लेना। मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज के बुक्स को रीड किया है, कई जगह जनरल इक्वेशन लिखा था और बहुत जगह आपका आइडियल गैस इक्वेशन लिखा था। तो हमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हमें कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है इसका 3 वैल्यू होता है। कितने वैल्यू होते हैं दोस्तों, 3 वैल्यू होता है। अब ये डिपेंड करता है कि इन तीनों में से आपको कौन सा यूज करना है फॉर योर कैलकुलेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूनिट भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसका यूनिट का एक चक्कर है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कौन सा यूज करना है कब, ये पता ही नहीं चलेगा। सच में बोल रहा हूँ, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कब यूज करना है। तो सबसे बेटर है हम एक बाई एक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका आता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, राइट। अगर आपको जूल में दिया है, किसमें दिया है, जूल में दिया है, मतलब SI में है, तो आप ये वैल्यू यूज करो किसका, फॉर R के लिए कौन सा यूज करेंगे, 8.314 जूल पर मोल, और यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, केल्विन। हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से यूज करेंगे। अगर मान लो आपको दिया है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, दैट मींस क्या होगा दोस्तों, अगर आपका वैल्यू लीटर में हो, प्रेशर किसमें हो, एटमॉस्फेयर में हो, और ये तो सेम है तो इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये आगे का टर्म। अगर वॉल्यूम आपका लीटर में है, प्रेशर किसमें, एटमॉस्फेयर में है, तो इसका जो आर का वैल्यू होता है दोस्तों 0.0821 होता है। कितना होता है, 0.0821। तो आप ये यूज करोगे। अगर आपको वैल्यू ये वाला दिया, एसआई में दिया है, आप इसको यूज करोगे तो समझ लेना आपका एक मार्क्स आधे में से गया। तो ध्यान देना है यहाँ पे कि यूनिट क्या दिया है आपको आंसर का, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपको आर का वैल्यू क्या लेना है। अदरवाइज आपका आंसर क्या होगा भाई, रॉन्ग आएगा। तो हम ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे। अगर मान लो कैलोरी में दिया है, कैलोरी पर मोल, और यहाँ पे केल्विन दिया है, तो इसका जो वैल्यू होता है यहाँ पे 2 होता है। कितना होता है, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये R का 3 वैल्यू होता है दोस्तों, जो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसके बिना इस चैप्टर के कैलकुलेशन आसान नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों। यहाँ पर हमने बात किया आइडियल गैस इक्वेशन और उसमें होने वाले जो भी आपके फॉर्मूले, R का वैल्यू क्या होता है उसको डिस्कस किया हमने अच्छे से। और R क्या होता है, आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। यहाँ पे N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है, हमने बार बार डिस्कस किया, उसको क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है, राइट। T क्या होता है, आपका टेम्परेचर होता है। V क्या होता है, आपका वॉल्यूम होता है, कंफ्यूज नहीं होना। P क्या होता है, आपका प्रेशर होता है। क्या होता है यहाँ पे, प्रेशर। ये चीज आपको क्या करनी है, अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, इतना क्लियर हो सबको। अब चलते हैं हम एक तो न्यूमेरिकल्स लेते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपकी नोट्स के लिए क्या होगा, अच्छे से यूज होगा। ठीक है, हटाओ दोस्तों इसको, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। डन। अब हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है वो क्या हो जाए, आपका क्लियर हो जाए। तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, आप देख सकते हो दोस्तों। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन at a pressure P and temperature T when occupying a volume V will be। अब इसमें से बताना है, ये आपको कंडीशन दिया है, यहाँ पे आपको गिवन मास दिया है 3 ग्राम, और यहाँ पे जो आपका गैस है कौन सा है, ऑक्सीजन गैस है। कौन सा गैस है आपका,
ऑक्सीजन गैस है, और यहाँ पे प्रेशर P है और वॉल्यूम P है, ठीक है, और टेम्परेचर क्या है आपका T। अब इसमें से बताना है कि जो भी आपको वैल्यू दिया है इसके बेसिस पे आपका कौन सा गैस इक्वेशन सही है, कौन सा गैस इक्वेशन सही है। अभी देख के डर मत जाना, ठीक है, ये देखने से बड़ा अजीब लगता है बट अजीब नहीं है, क्या बहुत सिंपल है। जैसे बस स्टेप को फॉलो करना, जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा बस उस स्टेप को फॉलो करना है, आपका आंसर 2 सेकंड में आएगा। कितने सेकंड में आएगा? 2 सेकंड में। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या दिया है, यहाँ पे गिवन मास दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे देख के समझ में आ चुका है हमें कि यहाँ पे यूज करने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन को, और हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV = nRT। क्या होता है? PV = nRT। अब एक चीज और समझ में आ गया, PV भी यहाँ पे और RT भी यहाँ पे, तो चेंज क्या हो रहा है, ये किसका जगह है, यहाँ पे n का जगह। अगर मैं n का वैल्यू निकाल दूं, अगर मैं n का वैल्यू निकाल दूं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सही मिल जाएगा। चलो पहले n निकालते हैं, तो अपना सेकंड स्टेप क्या होगा, हम पहले n को निकालेंगे, और हमें गिवन क्या है, आपको मास गिवन मास है, और क्या दिया है, ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास अपॉन क्या हो जाएगा, मोलार मास। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो क्या होता है दोस्तों, गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो गिवन मास कितना दिया है अपने को, 3 दिया है, और मोलार मास ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन गैस का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ऑक्सीजन गैस के कितने ऑक्सीजन होते हैं, 2 होते हैं, तो कितना होगा आपका 32। देखो n का वैल्यू कितना मिला अपने को, 3/32। तो देख लो ना, 3/32 किसमें है, इस ऑप्शन में है, और किधर दिख रहा है क्या आपको, नहीं। हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो PV = क्या हो जाएगा, 3/32 RT। क्या हो जाएगा, 3/32 RT। देखो मिला कि नहीं मिला, स्माइल कर दो दोस्तों यार, इतना क्या सीरियस हो रहे हो, बहुत सिंपल है ये, ठीक है, हुआ कि नहीं। देखो हमने खाली n को निकाला है, PV तो वैसे दिख रहा है, RT को वैसे दिख रहा है, मतलब वो चेंज होने वाला नहीं है। खाली खेल किसका था, नंबर ऑफ मोल का। कैसे निकाले हम लोगों ने, गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास दिया था हमको 3, मोलार मास होता है 32, जस्ट 2 सेकंड में। अगर मान लो ये चीज आपको नहीं करना है, जस्ट 2 सेकंड में कैसे करोगे, आपको दिया है गिवन मास, ऑक्सीजन दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, इसका 32 होता है। हम क्या करेंगे, n का वैल्यू क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास, मास 3 रखा, नीचे 32। चेक करेंगे, यहाँ पे मास कितना दिया है, 5। क्या आपको क्वेश्चन में दिया है 5? नहीं, तो गलत हो गया, ये होगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखो ऊपर क्या होता है, मोलार मास होता है, 32 दिया है क्या, मोलार मास 32 दिया है क्या, गिवन मास नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखो 31/32, ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल क्या आपका ये, तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ? चलो और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सॉल्यूशन है, आपको इसी तरीके से यूज करना, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या यहाँ किस प्लेटफॉर्म पे आपको, CHEEL एकेडमी पे हम आपको अच्छी तरीके से हर चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन कौन सा आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना है ताकि आप अपने आंसर तक अच्छे से पहुंच सको। सब लोग क्या लिखा है, अ वेसल containing 1 mole of O2, कितना मोल है आपका, O2 1 mole of O2 है, has a gas at temperature T दिया है, the pressure of gas is P, at temperature यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर कितना आपका T है, और the pressure of gas कितना दिया है, P दिया है, and identical vessel कैसा आपका आइडेंटिकल है, containing 1 mole of He क्या आपका होता है, हीलियम गैस होता है, क्या होता है आपका, हीलियम गैस होता है, एट टेम्परेचर 3T। यहाँ पे प्रेशर कितना दिया है, P दिया है, और टेम्परेचर कितना दिया है, T दिया है। यहाँ पे टेम्परेचर दिया है 3T, और पूछा है कि व्हाट हैज अ प्रेशर ऑफ, मतलब हीलियम के पास कितना प्रेशर होगा। दोस्तों मैंने आपको बोला था, जब भी आपको दो गैस की बात किया जाए, अब यहाँ पे आपको प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में पूछा गया है क्या रिलेशन है। अगर मान लो आपको ऑप्शन दिया है 6P होगा, 3P होगा, P होगा, 5P होगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो ही चीज यूज किया है। देखो नंबर ऑफ मोल दोनों का सेम है, तो उसको हम ले नहीं सकते, क्योंकि 1 1 होगा तो हट जाएगा,
क्लियर। हम बात करते हैं, हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, राइट। और हमने बात किया था कैरुसॉफ लॉ में, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है क्या, P1 अपॉन P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2। अब कैसे पता करें कि P1 क्या है P2 क्या है। सबसे पहले क्या दिया है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मान लो गैस 1 है, ऑक्सीजन गैस क्या आपका 1 है, तो ठीक है, तो T1 कितना हो जाएगा, T हो जाएगा, तो T1 कितना हो जाएगा दोस्तों, T हो जाएगा। P1 कितना हो जाएगा आपका, P हो जाएगा। ये किसके लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए। अब मान लो सेकेंड गैस कौन सा आपका, हीलियम है, तो T2 आपका हो जाएगा 3T हो जाएगा, और आपका P2 क्या करना है आपको दोस्तों, निकालना है, और वही P2 का वैल्यू आपको बताना है। देखो T1 P1 T2 आपको गिवन है, निकालना है क्या है, P2, तो रख दो फॉर्मूले में इसको, तो P1 कितना है, P है, P2 आपको दोस्तों निकालना है, T1 T है, T1 T है, और T2 कितना है, 3T। तो T से T क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और P2 यहाँ पे चला जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3P, कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 3P। दोस्तों क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3P, तो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज 3P। कितना हो जाएगा आपका आंसर 3P। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रेशर दिया था, टेम्परेचर दिया था, तो हमें भी रिलेशन वही लगाना है जिसमें क्या हो, प्रेशर हो और क्या हो, टेम्परेचर। तो क्या लगाएंगे हम, PT, ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये। तो ये क्वेश्चन को नोट डाउन करो और इसका स्क्रीनशॉट लो। अब कैसे हमने सॉल्व किया है उसको अच्छे से याद करो। आप सोचते हो दोस्तों कि नंबर ऑफ मोल्स सर ने क्यों नहीं यूज किया, देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भी आपको 1 मोल दिया है और यहाँ पे भी आपको 1 मोल दिया है। अगर मैं 1 मोल की बात करूँ तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल होता है, तो यहाँ पे n आ जाएगा, और नीचे वाले यहाँ पे भी n1 होगा, यहाँ पे n2 होगा। n1 भी कितना दिया, 1 दिया, n2 भी कितना दिया, 1, तो इसका नो यूज, मतलब ही नहीं है, रखो या ना रखो। अब अगर मान लीजिए अगर यहीं पे यहाँ पे 1 मोल होता है, यहाँ पे 2 मोल होता है, तो मैं इसको रखता। अब दोनों जगह क्या था, 1 था, तो इसको रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगा, ठीक है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन 3 मैंने लिया है, बहुत सिंपल है, सिंपल नहीं है, देखने में तो हार्ड लगेगा कि देखने में इतना बड़ा है, लोग इसमें कैसे क्वांटिटी करेगा। तो आपको दिखना है इसमें आपको गिवन क्या है और आपको पूछा क्या है। सबसे सिंपल ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है अ वेसल इज फिल्ड विद अ गैस एट अ प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये जो आपका है सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम प्रेशर, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रेशर लिख दिया है ना, क्या दिया है, प्रेशर। तो इसको दोस्तों बोलेंगे हम P1। P1 कितना हो जाएगा आपका 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg क्या होता है आपका, मर्क्यूरी होता है, ये सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। ये भी प्रेशर का एक यूनिट होता है, ठीक है, ये भी प्रेशर का क्या होता है दोस्तों, एक यूनिट होता है, ठीक है। एट सर्टेन टेम्परेचर, क्या बोला गया है, एक सर्टेन टेम्परेचर द मास ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय, मास ऑफ गैस क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज हो रहा है। दैट मींस क्या होगा दोस्तों, जो आपका m1 था वो कितना था, m था, m1 कितना था आपका दोस्तों, m था। अब m क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट, 50%। पहले m था, अब क्या हो रहा है, ये 50% इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे बहुत फरमाइएगा, ठीक है, वरना आप गलती करके आओगे। अब क्या है, 50% इंक्रीज हो रहा है बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर गैस इन द वेसल। हम क्या कर रहे हैं, वेसल्स में और ज्यादा गैस का फिल कर रहे हैं एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर दोस्तों क्या है, कांस्टेंट, बट यहाँ पे जो आपका मास m2 है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, 50%। पहले आपके पास m था, फिर प्लस करेंगे, कितना इंक्रीज हुआ, 50%, तो 50 डिवाइडेड बाय 100m, कितना इंक्रीज हुआ, 50 डिवाइडेड बाय 100m। इसको सॉल्व कर रहे हैं, कितना आएगा आपका m2 का वैल्यू 1 पॉइंट, देख लीजिए इसको 100 कर देंगे यहाँ पे, तो कुछ देखो, अगर यहाँ पे कहीं कितना होगा, नीचे 100 है, ऊपर 50 है, तो डेसिमल यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा m प्लस 0.50, कितना होगा, m प्लस 0.50m। दैट मींस दोस्तों कितना हो जाएगा ये 1.5m, कितना होगा ये 1.5m। और पूछा क्या गया है आपको कि प्रेशर कितना होगा, रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द गैस इज, मतलब आपको पूछा गया है आपको P2 कितना होगा, क्या पूछा है, P2, तो P2 कितना होगा, P1 दे दिया है, M1 दे दिया है, M2 दे दिया है, आपको पूछा है P2, तो
तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो आपका प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m होता है। कितना होता है? मास m होता है। तो अपना फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा? P1 अपॉन P2 इक्वल टू M1 अपॉन M2। तो M1 आपको m दिया है और M2 कितना दिया है? 1.5। ठीक है दोस्तों, आप देखो यहाँ पे तो आपका P1 P हो जाएगा। P1 कितना दिया है? P1 आप लोगोगे 76 और आपका P2 दोस्तों आपको निकालना है और M कितना दिया है? M दिया है M1, M2 कितना दिया है? 1.5 M। तो यहाँ पे देखो M से M क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, P2 ऊपर चला जाएगा और 1.5 इधर ऊपर आ जाएगा। दैट मींस क्या होगा? P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 76 into 1.5। क्या होगा? 76 into 1.5। सिंपल सा कैलकुलेशन दोस्तों। ये कितना 15 है, हम डेसिमल बाद में देखेंगे। ये कितना 15 6 से कितना होता है? 90। तो 90 का क्या आएगा? 0 आएगा और 9 क्या करेंगे? कैरी कर देंगे। 15 7 से कितना होता है? 105। कितना होता है? 105 और 9 को ऐड कर देंगे कितना होगा? 114। कितना होगा? 114। अब डेसिमल तो यहाँ पे है, कितने डिजिट के बाद है? एक डिजिट के बाद है। तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद क्या करेंगे? डेसिमल लगा देंगे। तो P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 114 सेंटीमीटर ऑफ Hg। कितना होगा? सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्लियर हुआ? P2 वैल्यू कितना है? देखो यहाँ पे P2 वैल्यू कितना है? 114 सेंटीमीटर ऑफ Hg। बोलो आया कि नहीं आया? सिंपल है कि नहीं है? क्लियर हुआ दोस्तों? देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, आपका जो प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P1 अपॉन P2 इक्वल टू हो जाएगा M1 अपॉन M2। M1 कितना दिया था? M दिया था। M2 कितना दिया था? 1.5 M दिया था। M से M क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या होगा? आपका P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 76 into 1.5। कितना होगा? 76 into 1.5। हमने क्या बोला? 15 6 का होता है 90, 90 का हो जाएगा 0, 9 कैरी कर जाएगा। 15 7 से कितना होता है? 105 और 105 और 9 कितना हो जाएगा? 114। कितना हो जाएगा? 114। तो योर आंसर विल बी 114 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 114 सेंटीमीटर ऑफ Hg। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि नहीं देखा था लेक्चर्स में भी स्टार्टिंग के। तो आपको बस याद रखना है कि जो आपका प्रेशर होता है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने कहां से लेकर आया? फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आपको याद होगा PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। PV इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलर गिवन मास अपॉन मोलर मास RT। देखो यहाँ पे मास यहाँ, प्रेशर यहाँ पे है और मास यहाँ पे। दोनों कैसे हैं? सामने सामने। कैसे हैं? सामने सामने। मतलब क्या हो गया? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या हो गया? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या हो गया? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का क्लियर हुआ? तो ये आपका न्यूमेरिकल्स आपको इस तरीके से पेपर में आते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं? इस परसेंटेज को देख के क्या होते हैं? होपलेस हो जाते हैं, बोलते भैया हमसे ना हो पाए। क्या होता है? बोलते भैया हमसे ना हो पाए। है कितना सिंपल? सिंपल है कि सही है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये तो ये चीज पे आपको ध्यान देना। देखो जब भी इंक्रीज आता है डिक्रीज आता है, इंक्रीज होगा प्लस करोगे, डिक्रीज होगा तो माइनस करोगे। टेंशन नहीं पाना है। ठीक है, सिंपल है। तो पहले क्या होगा? आपका m होगा, बाद में क्या होगा? m प्लस। इंक्रीज हुआ तो प्लस, डिक्रीज हुआ तो माइनस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ कि नहीं क्लियर? डन। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। और इस तरीके के प्रॉब्लम को आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। इसके रिलेटेड जो भी आपका डेली प्रैक्टिस पेपर होगा, डीडीपी होगा, वो मैं आपको शेयर करूंगा मेरे चैनल के माध्यम से। आप जाना, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो दोस्तों। उसमें क्या होगा? आपको सारे नोट प्लस आपको डेली प्रैक्टिस, ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर भी आपको दिया जाएगा, डीपीपी। क्लियर हुआ? और अगर आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा सबसे पहला जो वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचे और हमसे जुड़ जाइए। और अब इंपोर्टेंट पॉइंट, आप तो सीख रहे हो ना, अपने दोस्तों का भी भला कर दो। और हम तो पैसा ले नहीं रहे हैं, तो एक काम करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर भेजो।
आपका कमेंट सेक्शन को अच्छे से रीड किया जाएगा और आपके सारे डाउट को हम क्लियर करेंगे। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।